हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। पिछली वीडियो में हमने माउंटेन पासेस किए थे, जिसमें मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताए थे कि आप कैसे उन माउंटेन पासेस को याद रख सकते हैं। तो आज हम हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है हमारा राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट अंडर गांधी जी। मतलब जो भी गांधी जी का, वैसे 1915 में जब गांधी जी इंडिया में वापस आए थे, उससे लेके देश की आज़ादी तक जितना भी इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं, वो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के अगर मतलब व्यू पॉइंट से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंडर जो भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है ऑल इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1917 टू 1947। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। उन्होंने मतलब कब उनका जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, मतलब किस किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो हम एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो नेम तो आप सबको पता ही है, उनका फुल नेम जो है वो क्या है, मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनके जो फादर का नाम है वो है करमचंद्र गांधी। नेक्स्ट है उनका डीओबी, मतलब डेट ऑफ बर्थ। उनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी, आप नोट कर सकते हैं 19, सॉरी, ये मैंने डेट ऑफ मतलब जब उनकी डेथ हुई वो बताया है। तो ये आप देख सकते हैं, जो उनकी डेथ हुई थी पहले हम वो देखते हैं। 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दिया था। किसने मारा था गोली? नथुराम गोडसे ने। और जो उनका जन्म था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ पे जन्म हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है। उनकी जो वाइफ का नाम था वो था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लेस ऑफ जो बर्थ था वो तो हमने पढ़ लिया। पॉलिटिकल गुरु कौन थे उनके? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो उनका प्रोफेशन था वो एक लॉयर थे। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1894 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस 1894। नेक्स्ट उनको जो टाइटल ऑफ केसर हिंद की उपाधि मिली थी, किसके बाद मिली थी? आफ्टर द बोर वॉर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर बोर वॉर। बोर वॉर का जो युद्ध हुआ था उसमें उनको केसर हिंद की उपाधि मिली थी उसके बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा कि फिनिक्स आश्रम जो है उन्होंने कब शुरू किया था? ये किया था उन्होंने 1904 में। 1904 में। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की जो शुरुआत हुई थी 1904 में हुआ था। नेक्स्ट है उनका जो फर्स्ट एज ऑफ सत्याग्रह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कब किया था? 1906 में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि गांधी उस टाइम जो थे साउथ अफ्रीका में थे। अब नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम वो जेल कब गए थे? 1908 में। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत कब की थी इन्होंने? 1904 में। उसके बाद फर्स्ट टाइम ऑफ सत्याग्रह 1906 में। और जो फर्स्ट टाइम जेल गए थे वो 1908 में। नेक्स्ट हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉलस्टे फार्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉलस्टे फार्म। इसकी शुरुआत कब की थी इन्होंने? 1910 में। 1910 में कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ गांधी इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 जनवरी 1915। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अगर आप 1915 तो मोस्टली सबको याद है, बट ये वाली जो डेट है ना जिसमें मंथ पूछते हैं, हम मोस्टली जो है अब ये कंफ्यूज करते हैं मंथ में। ऑप्शन में आपको ऐसे दे सकते हैं 9 जनवरी, 10, 11, 12। तो आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, 9 जनवरी 1915। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि साउथ अफ्रीका
सॉरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साबरमती आश्रम, ये कब हुआ था? ये किया था इन्होंने 1915 में, ठीक है। हिज स्टे इन अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में जो है थे वो कितने साल रहे? वो रहे हमारे 21 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 ईयर, ठीक है। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो क्या थी? ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उन्होंने खुद लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इससे ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। और ये कब लिखी थी? 1925 में, ठीक है, 1925 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनका जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, वो तो आप सबको पता ही होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सच्चाई और अहिंसा। नेक्स्ट है उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया खादी बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब किया था इन्होंने शुरुआत? 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1924 बेलगम में, कर्नाटका में। बेलगम कहाँ है हमारा? कर्नाटका में। 1924 का जो सेशन था बेलगम कर्नाटक में हुआ था, तब इन्होंने जो ये थे प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है फेमस बुक्स, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इनकी बुक थी वो थी हिंद स्वराज, ये कब लिखी थी? 1909 में। नेक्स्ट इनकी बुक थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में। ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स हो गया। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये लिखी इन्होंने 1928 में। कौन कौन सी बुक? हिंद स्वराज, इंडिया इन माई ड्रीम्स एंड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। और एक उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी जिस उसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये 4 बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, माई इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स थी। नेक्स्ट इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। जो पहला न्यूज़पेपर था वो था द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट, ठीक है। तो इन्होंने कब इसको शुरू किया था? 14 अगस्त 1896 में, राजकोट में। उसके बाद कब दूसरा न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में, ठीक है। हरिजन 1932 में। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, हरिजन, यंग इंडिया और द ग्रीन पैम्पलेट और इंडियन ओपिनियन, ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स और न्यूज़पेपर और ऑटोबायोग्राफी, ये आपने सब अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये हमने गांधी के बारे में कंप्लीट डिटेल में उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट की शुरुआत की, उनका क्या रोल था। तो एक एक करके हम आगे सब पढ़ेंगे। तो ये जो नेशनल मूवमेंट थे ये गांधी जी ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रोल एक्ट 1919 में। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो ये 4 मूवमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जो हमारा चंपारण सत्याग्रह, ये है हमारा फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ये बहुत पूछते हैं कि हाँ इसमें से हंगर स्ट्राइक कौन सा हुआ था? भूख हड़ताल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। रोल एक्ट फर्स्ट जो है हमारा मास मूवमेंट, मास मूवमेंट, फर्स्ट जो मास मूवमेंट हमारा यही हुआ था। नेक्स्ट है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं इन चारों को? जैसे चंपारण सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से हमारा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इसको कैसे याद रखना है कि अहमदाबाद के जो लोग होते हैं ना बहुत भुक्कड़ होते हैं, तो जिस कारण उन्हें भूख लगती है,
तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह को कैसे याद रखना है कि खेड़ा में जो जगह है वो खेत, मतलब वहाँ पे एक खेत है जहाँ पे लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, मतलब खेत में ले जाके लोग बहुत मारते हैं, तो वो उसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कह सकते हैं, जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हमारे साथ। रोल एक्ट 1919, इसमें क्या हुआ ये इसको हम ऐसे मान सकते हैं, रोल एक्ट जो एक मास मूवमेंट था, मतलब जो लोग मांस नॉनवेज थे वो मांस खाते थे, इसलिए मास मूवमेंट बन गया। तो ये आप इनको इन ट्रिक्स से याद कर सकते हो। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जो खेड़ा के लोग, मतलब सॉरी, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, चंपारण के जो लोग थे उनको जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्सफुली कहते थे कि तुम इंडिगो मतलब अफ़ीम की खेती करो, ठीक है। तो ये अफ़ीम की खेती करने के लिए उनको क्या बोलते, तुम 3/20 भाग पे खेती करो, जिसको हम 3 कठिया सिस्टम बोलते थे। तो यहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी को किसने इनवाइट किया, राजकुमार शुक्ला जी ने, मतलब जो खेड़ा के थे उन्होंने, राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी को इनवाइट किया। और जो गांधी जी है, राजेंद्र प्रसाद, मज़हर अल हक और JB कृपलानी और नरबन परेख और महादेव देसाई जी के साथ, मतलब इन लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचे वहाँ की कंडीशन जानने के लिए। तो क्या हुआ, गांधी जी ने मतलब इसके खिलाफ़ आंदोलन चलाया, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ़ इंक्वायरी कमेटी बिठाई, जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे मतलब इस कमेटी के। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट मतलब इन द एंड क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जो मतलब पैसे लिए थे या जो भी इनसे बेनिफिट लिया था, तो इन द एंड उन्होंने 25% जो है इनको मनी रिटर्न करने की मतलब वो कर दी, घोषणा कर दी, जिस कारण जो है जो इन्होंने इलीगली तरीके से इनसे लिया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह का शॉर्ट नोट्स था कि ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गांधी जी किसके मतलब कहने पे जो है चंपारण पहुंचे थे, तो वो थे हमारे राजकुमार शुक्ला जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम राजेंद्र प्रसाद टिकर थे, बट इसका आंसर राजकुमार शुक्ला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसमें क्या हुआ था, जो अहमदाबाद के जो फैक्ट्री थे मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, तो उस टाइम जो एक बीमारी थी प्लेग से क्या हुआ, इनका बहुत नुकसान हो गया। तो इन्होंने क्या किया, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इनसे अपील की कि इनकी जो सैलरी है उनको 35% इनको बढ़ाया जाए, मतलब इनका जो नुकसान हुआ था। बट ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ़ बिल्कुल मना कर दिया था। तो गांधी जी जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गांधी जी ने क्या किया, जो अनुसुईया बैन थी वो सिस्टर थी किसकी, अम्बालाल साराभाई की, उनके साथ मिलके वर्कर्स के जो राइट्स थे उनके खिलाफ़ आंदोलन किया। तो इससे क्या हुआ, जो इनके अथॉरिटी थी फैक्ट्रीज़ की उसके ऊपर प्रेशर भी हुआ और प्रेशर पड़ा, जिस कारण उन्होंने क्या किया, 35% सैलरी बढ़ाने के ऑर्डर दे दिए। तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी कौन सी फैक्ट्री के वर्कर, तो वो थे टेक्सटाइल वर्कर के फैक्ट्री। और ये हमारा जो है हंगर स्ट्राइक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ, जो वहाँ के जो किसान थे उनसे जो रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था, बट क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा है कि जो वहाँ पे कुछ मेजर जो फसलें थी उनका बहुत नुकसान हुआ। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बोला कि हमें इसका रेवेन्यू चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो तो वहाँ के जो लोग थे उन, तो ब्रिटिशर्स ने जब इनके खिलाफ़ मतलब इनको फोर्स किया रेवेन्यू देने के लिए, तो इन्होंने गांधी जी जब वहाँ पहुँचे उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के साथ मतलब इनके वर्क किसान जो थे उनके साथ मिलके उन्होंने क्या बोला कि जब तक ये इनको सस्पेंड नहीं करते, मतलब रेवेन्यू को कैंसिल नहीं करते लेना, तब तक आप इनको रेवेन्यू पे मत कीजिए। तो जो वहाँ के किसान थे उन्होंने भी इनके खिलाफ़ हड़ताल कर दी कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो अब तक हम रेवेन्यू देंगे। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है मतलब एग्री हो गई और उन्होंने क्या बोला कि हम उसी किसान से मतलब रेवेन्यू लेंगे जो इसको मतलब पे करने के लिए अफोर्डेबल है, तो मतलब जो वो पे कर सकता है। तो ये हमारे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा रोल एक्ट 1919। इस टाइम क्या हुआ, जो इंडिया में रेवोल्यूशनरी थे वो मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब देश के लिए या इनको नेशनल मूवमेंट कह सकते थे। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो बिल्कुल घबरा गए थे। तो उन्होंने क्या किया, इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रोल एक्ट लेके आए। रोल एक्ट क्या था कि किसी भी अगर इनको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है, तो ये बिना ट्रायल के उनको जेल में डाल सकते थे। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी बिल्कुल नाराज़ हो गए, उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह सभा आयोजित की जिसमें इन्होंने स्टूडेंट को बुलाया, एक्टिविटीज़ जो भी होम रूलिंग के मूवमेंट थे उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये नेशन वाइड हड़ताल शुरू हो गई।
मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी। और ये हड़ताल कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने इन सबको ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिस कारण क्या हुआ कि जो हमारे सत्यपाल किचलू थे और सफुद्दीन किचलू थे पंजाब में, इनको अरेस्ट कर लिया। तो ये हमारा सारा रोल एक्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग। तो जो हमारे मेन लीडर थे सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू, उनको जब पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया तो 13 अप्रैल 1919 को जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि हमारे लीडर को क्यों अरेस्ट किया हुआ है। तो आपको पता है जलियांवाला बाग जो 4 दीवारी मतलब 4 दीवार थी जहाँ पे वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जनरल डायर थे वो अपनी सेना के साथ यहाँ पहुँचे। उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? जनरल रेगिनल डायर, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम था। तो इन्होंने जब फायरिंग करनी शुरू कर दी तो लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिला। तो वहाँ पे एक छोटा सा कुआं था जिसमें कुछ लोगों ने उसमें कूद के अपनी जान बचाई। तो अभी भी आप वहाँ पे देख सकते हैं गोलियों के निशान। तो इससे क्या हुआ, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे हमारे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। मतलब इन जो लोग बहुत यहाँ पे मर गए थे उनके खिलाफ़, मतलब उनको सिंपैथी या मतलब उनका सपोर्ट देने के लिए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इस जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, इसमें टोटल 379 जो लोग थे वो मर गए थे। तो जब इसके अगेंस्ट बहुत सारे विरोध शुरू होने लगे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की जिसका नाम था हंटर कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हंटर कमीशन किस लिए अपॉइंट हुई थी। तो वो हुई थी इसकी जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी इंक्वायरी करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जनरल डायर था जिसने गोलियां चलाई थी, उसको 1940 में जो हमारे उधम सिंह जी थे उन्होंने इसको गोलियों से मार डाला। और ये कहाँ पे हुआ था? ये लंदन में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब ब्रिटिशर्स ने ये कमेटी अपॉइंट की, उसी टाइम जो क्या किया, कांग्रेस ने भी एक कमेटी अपॉइंट कर दी। किसके लीडरशिप में? अंदर मदन मोहन मालवीय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश ने कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी कमेटी अपॉइंट की? मदन मोहन मालवीय। तो ये हमने 5 मूवमेंट पढ़े हैं। मैंने इन 5 के बारे में आपको बताया, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट 1920। इसमें क्या हुआ कि जो उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवर। इसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश जो है वो खलीफा के अगेंस्ट लड़ाई करेगा। मतलब खलीफा क्या है? मतलब एक जगह प्लेस है जो मतलब मुस्लिम का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिलीजियस हेड है, जब लाइक एक मस्जिद कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। मतलब वहाँ पे जो मुस्लिम की है बहुत भावना है वहाँ पे टिकी हुई है। तो इस कारण क्या था, जो खलीफा की पावर रिड्यूस करने के लिए ट्रीटी साइन की। तो इंडियन जो मुस्लिम थे उन्होंने इनके खिलाफ़ आंदोलन शुरू कर दिया। उस टाइम क्या था, जो कुछ खिलाफत जो लीडर्स थे वो गांधी जी के बहुत क्लोज थे। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो हो रही है नवंबर 1919 में जो हुई, कि गांधी जी उसको अटेंड करें। उसके बाद क्या हुआ, जब 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और खिलाफत जो लीडर थे उनके बीच में मतलब एक अलाइंस बन गई कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इससे जो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब इनका अगेंस्ट हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन लोगों का यूज़ करना चाहते थे आर्मी में, बट ये सारे इकट्ठे हो गए तो इससे ब्रिटिशर्स का नुकसान हो गया। तो ये हमारा खिलाफत मूवमेंट था। हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये क्या था कि नॉन कोऑपरेट मतलब कोऑपरेट नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मतलब ये कब पास हुआ, ये हुआ नागपुर के सेशन में। मतलब INC के जो एक सेशन हुआ नागपुर सेशन, ये 1920 में। 1920 में ये जो नागपुर सेशन था वहाँ पे ये पास हुआ।
कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। तो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था, जो जलियांवाला बाग हुआ था उसके खिलाफ आंदोलन करना, मतलब आंदोलन। नेक्स्ट कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए, और जो फिज़िकल वायलेंस हो रही है मतलब उसको टोटली बंद करना चाहिए, मतलब टोटल पीसफुल वायलेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि लोगों को अवेयर करना, जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, उसके अवेयरनेस करना कि ये बिल्कुल गलत है, आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एम था इस मूवमेंट का कि ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट थे उसको टोटली अवॉइड करना, स्वदेशी अपनाना, और स्वदेशी जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनको यूज़ करना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको वापस क्यों ले लिया गया, क्योंकि एक चोरी छोरा इंसिडेंट था, ये हुआ, उसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको वापस ले लिया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये उस टाइम क्या हुआ, एक तिलक स्वराज फंड था, मतलब नॉन कोऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए ये इस्टेब्लिश हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, ठीक है, तिलक स्वराज फंड। नेक्स्ट है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट। सबसे पहले चौरी चौरा जो इंसिडेंट है, ये चौरी चौरा जो एक जगह का नाम है, ये कहाँ पे, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उस टाइम क्या हुआ, जो कांग्रेस के लीडर्स थे और कुछ खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के, तो उनको जो है लेके जा रहे थे 5 फरवरी 1922, इस दिन लेके जा रहे थे कुछ पुलिस वाले, ठीक है। तो लोगों, इस बीच क्या हुआ कि उनकी वहाँ पे झड़प हो गई, मतलब कुछ लोगों से। तो वहाँ पे जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो पुलिस वालों ने ओपन फायर कर दिया, और इन्होंने लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। और उस टाइम जो क्या हुआ, 22 पुलिस वाले जो थे वो मारे गए इस इंसिडेंट में। तो इससे डायरेक्ट क्या हुआ, गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। तो ये पूछ सकते कि छोरे छोरे जगह कहाँ पे, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन 1927। तो ये जो साइमन कमीशन है ये क्यों अपॉइंट हुआ था, कि जो इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है नेक्स्ट 10 ईयर्स का, वो क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। तो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और एक ही स्ट्रेचरी कमीशन था, ठीक है। और ये कब अपॉइंट हुआ था, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। तो ये 1927 को अपॉइंट हुआ था। और ये इंडिया में कब आए थे, ये आए थे 3 फरवरी 1928 को। और ये 7 मेंबर कमेटी थी जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इनको वाइट कमीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे सारे। तो क्या हुआ, जब ये वाइट कमीशन था जिसमें कोई भी इंडियन लीडर नहीं था, तो सारे जो इंडियन लीडर्स थे मतलब मूवमेंट के, वो बिल्कुल बहुत गुस्से में आ गए। उनको मतलब ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि क्योंकि ऐसे कमीशन का क्या फ़ायदा जब इंडिया का लीडर ही ना हो उसमें, क्योंकि उनको क्या पता वो बाहर से इंडिया का फीचर्स क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है, या इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है इंडिया की। क्योंकि अगर इंडिया का कोई लीडर होगा, मूवमेंट इंपॉर्टेंट जो मतलब मूवमेंट्स चल रही थी उनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट लीडर होता तो वो मतलब तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट इसमें क्या हुआ, 7 मेंबर कमेटी थी जिसमें सारे ब्रिटिशर्स थे। तो क्या हुआ, जब ये कमीशन इंडिया में आया तो उस टाइम 1927 सेशन हुआ आईएनसी का, कहाँ पे, मद्रास में। तो 1927 मद्रास में जो सेशन हुआ उसमें डिसाइड किया कि ये ब्लैक फ्लैग दिखाएंगे और नारा कौन सा लगाएंगे, साइमन गो बैक का। तो इसी तरह पंजाब में जब लोग इकट्ठे हुए इनके अगेंस्ट, तो उस टाइम जो उनको लीड कर रहे थे लीडर लाला लाजपत राय, तो पुलिस की लाठीचार्ज में मतलब उनकी डेथ हो जाती है, उनके सिर पे जब डंडा लगता है तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा हमारा साइमन कमीशन के बारे में था। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, ये आया था 1928 में। तो इसमें क्या हुआ, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई ये कब हुई, 1928 में। और जो इस मीटिंग के हेड थे वो थे मतलब ये जो मीटिंग प्रेसिडाइड बाई किसकी थी, मोतीलाल नेहरू। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम देखते हैं। तो उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मतलब सबसे पहले तो इनका नेहरू
जैसा 1929 में लाहौर के सेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो इसमें भी इन्होंने क्या किया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। और ये बिल्कुल रिजेक्ट करते थे उस कंडीशन को जो सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग अलग एरिया जो कम्युनल बेस पे डिवाइड हो। और ये एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस चाहते थे जो भाषा के आधार पर हो। और वो क्या कहते थे, एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स इन्होंने इंक्लूड किया था, जिसमें इक्वलिटी का राइट, वुमेन राइट, यूनियन एंड यूनिवर्सल अडल्ट राइट, ये सारे राइट्स की इन्होंने डिमांड की थी। उसके बाद क्या कहते हैं कि इंडियन एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसमें 500 मेंबर होने चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, जिनका टेन्योर 5 ईयर्स का होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है 200 मेंबर सीनेट के होने चाहिए, जिनका टेन्योर जो है 7 ईयर्स होना चाहिए। और ये नेक्स्ट जो इनकी डिमांड थी, इसमें वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन होना चाहिए कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम का, ठीक है। और जो ये क्या कहते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए स्टेट का रिलीजन से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या हुआ कि जो जिन्ना, मतलब जो मुस्लिम लीडर्स थे उनकी जो मांगे वो इसमें इंक्लूड नहीं की थी, जिससे क्या हुआ, जो जिन्ना थे वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने 14, मतलब इसी कारण उन्होंने खुद के 14 पॉइंट्स दिए, जिनको हम 14 पॉइंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और जो ये इन्होंने कब दिए, 1929 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन्ना का 14 पॉइंट प्रोग्राम कब हुआ, 1929 को। तो ये सारा हमारा नेहरू रिपोर्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाहौर सेशन 1929। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाहौर सेशन 1929 में। इसमें क्या हुआ, जो लाहौर का जो INC सेशन था 1929, इसमें इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग की, जो इनका अल्टीमेट एक गोल था। और इसी टाइम क्या हुआ था, जो फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग हुआ था वो मतलब इसमें फहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम ट्राई कलर जो फ्लैग था कब फहराया गया, 31 दिसंबर 1929 को। और कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और जनवरी जो 26 1930 था, वो जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे माना गया था। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था, 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण जो हम 26 जनवरी को हम मनाते हैं, वो यही रीज़न है कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 को हुआ था, तो यही हमारे रिपब्लिक डे भी है। तो यही इसका रीज़न है कि 26 को रिपब्लिक डे क्यों मनाया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था वो नवंबर में हुआ था, बट इन्होंने क्या किया, जो इफेक्ट में आया वो 26 जनवरी को आया था। तो इसी कारण ये है कि इस टाइम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया था, तो अब इसको रिपब्लिक डे घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और ये कब हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था 1930 को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जो गांधी जी थे उन्होंने एक टोटल 11 जो डिमांड थी उन्होंने ब्रिटिश को मतलब लिख के दी कि ये हमारी पूरी होनी चाहिए। और एक डेडलाइन दी उनको 31 जनवरी 1930 तक, मतलब 31 जनवरी 1930 की। मतलब उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया कि या तो आप एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट कीजिए। तो मतलब जब ब्रिटिशर्स का इनको कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। और जो इसी में एक दांडी मार्च शुरू हुआ, जो जिसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से, ठीक है। दांडी मार्च क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने टैक्स किस पे लगा दिया था, नमक पे। नमक जो है इम्पोर्टेंट एसेंशियल कमोडिटी है, मतलब गरीब और अमीर दोनों के लिए। तो क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ दांडी मार्च, तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने सॉल्ट उठा के तो इस मतलब दांडी मार्च को मतलब सक्सेसफुल किया। और ये कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को कि गांधी जी ने सॉल्ट उठाया और इस मूवमेंट को सक्सेस किया। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे बिल्कुल गुस्से में आ गए। उन्होंने इसको टोटली कंडम किया, मतलब टोटली इसकी निंदा की, जिस कारण उस गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर दिया। कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में, मतलब ईस्टर्न साइड के जो लोग थे लाइक असम वगैरह के, बिहार वगैरह के, उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। तो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। जैसे जो सरोजनी नायडू जी थे उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया।
और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो लोग थे फॉरेन क्लोथ्स का बाइकआउट करने लग गए, मतलब स्टूडेंट, लॉयर, डॉक्टर जो भी थे अपने प्रोफेशन का बाइकआउट करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे खान अब्दुल गफ़र खान, ये आप सबको सुना होगा आपने नाम, खान अब्दुल गफ़र खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। मतलब गांधी जी के आगे आके इन्होंने क्या किया, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की शुरुआत की जिसका नाम था खुदाई खिदमतकार। और इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, सर्वेंट ऑफ गॉड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुदाई खिदमतकार मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड, जिसको हम रेड शर्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लीडर जो हमारे राजगोपालचारी थे, उन्होंने टोटल 100 लोगों के साथ मिलके, मतलब तमिलनाडु में एक प्लेस है, क्या है, वेदरानम, वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। मतलब ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जो सॉल्ट लॉ था इसको कांग्रेस लीडर टोटली मतलब इलीगल कहते हैं, जिस कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कुछ लीडर्स को जेल में डाल दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट हुआ फर्स्ट राउंड टेबल 1930। इसमें क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये कहाँ पे हुई, लंदन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे हुई। और जो उस टाइम लंदन का किंग था, किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो पार्ट लेने से तो मना कर दिया बिल्कुल। तो उसने मुस्लिम लीग जो थे और हिंदू सभा के जो कुछ लीडर्स थे और प्रिंसली स्टेट के साथ इन्होंने मिलकर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो ये बस इतना ही था। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो गांधी जी ने पार्टिसिपेट कब किया, सेकंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस में। तो नेक्स्ट है हमारा गांधी इरविन पैक्ट 1930 में। कि क्या हुआ, जो मेंबर लिबर्टी पार्टी थी एक इंडिया में, उस पार्टी के जो मेंबर थे, कौन कौन थे मेंबर, तेज बहादुर सापरू, डॉक्टर जयकर एंड एस शास्त्री। इन्होंने क्या किया, गांधी जी को मिल के उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लॉर्ड इरविन से बात कीजिए। मतलब कि जो कुछ प्रमुख मांगे थी वो चाहते थे कि ये इनकी मांगे पूरी की जाए। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन में 5 मार्च 1931 को, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी इरविन पैक्ट को और क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। ठीक है, इस पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जो इसमें क्या बोला कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है इसको टोटली बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा। और तो इरविन जी कहते हैं कि मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमारे सारे पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको रिहा करना चाहिए। फिर इससे क्या होता है कि जब ये मांगे मान ली जाती है तो आईएनसी के जो लीडर्स होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये जो सॉल्ट लॉ जो ब्रेक हुआ था, इसमें क्या मांगा हुआ था कि जो राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज़ होना, मतलब जो सॉल्ट है उसका पर्सनल यूज़ होना चाहिए। और इसमें एक जो क्या कहते हैं गांधी जी की, विड्रॉ होना चाहिए ऑल ऑर्डिनेंस एंड पेंडिंग प्रोसिक्यूशंस का। और जो भी मतलब इन लीडर्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सीज हुई थी उनको सबको रिस्टोर करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी जो ब्रिटिशर्स की थी, सॉरी गांधी जी की थी, जो इन्होंने इरविन के सामने रखी। तो यही जो पैक्ट हुआ था जिसको दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कराची सेशन। इसमें क्या हुआ था, मार्च 1931 में कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ, कहाँ पे, कराची में। और इसको लीड कौन कर रहा था, वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें क्या हुआ, इस सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को जो है अप्रूव मिल गया, मतलब ये गांधी इरविन पैक्ट जो है अप्रूव्ड हो गया। और इसमें फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक के जो प्रोग्राम था वो पास हो गया। मतलब ये 1931 का जो सेशन हुआ कराची में हुआ और गांधी इरविन पैक्ट जो ये हुआ इसमें अप्रूव्ड हुआ। तो ये पूछ सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट जो कौन से सेशन में अप्रूव्ड हुआ, तो ये हुआ हमारा कराची सेशन में। नेक्स्ट हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस सेशन में क्या होता है कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। उस टाइम जो वहाँ के लॉर्ड वाइसराय कौन थे, मतलब किंग थे, वो थे लॉर्ड विलिंगटन। और ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, सितंबर 7, 1931 को। और
दिसंबर 1 से 1931 तक। तो इस टाइम जो सितंबर 7 1931 से दिसंबर 1 1931 तक तो जो लॉर्ड थे विलिंगटन, वो इन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हेड किया जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो इन्होंने गांधी जी ने आईएनसी के बिहाफ पे इस सेशन को अपॉइंट किया कि गांधी जी की जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी डोमिनेंट स्टेटस की, जिसको ब्रिटिशर्स ने टोटली मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी जो है गुस्से में आ गए और वो इंडिया वापस आ गए। क्या किया, दोबारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कब, 1932 में, जिस कारण जो है गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर दिया गया। तो नेक्स्ट है हमारा कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कब हुआ, 1932 में। और किसने करा था ये, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, रैमसे मैकडोनल्ड, तो उन्होंने किया। और ये मतलब क्या था कम्युनल अवार्ड कि इसमें सेपरेट एक एरिया होगा मुस्लिम के लिए, सिख्स के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। तो गांधी जी जो है इससे बिल्कुल आहत हुए, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, मतलब मरते दम तक भूख हड़ताल। तो इससे क्या हुआ, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो दरार बढ़ती गई, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो मतलब किसके फेवर में थे, सेपरेट इलेक्टोरेट के, कि मतलब वो ये चाहते थे कि एक दलित को अलग रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इससे जो ये डायलॉग बढ़ता गया। तो इन द एंड क्या हुआ, एक पूना पैक्ट साइन हुआ। कब, 24 सितंबर 1932 को, जिसमें ये दोनों फाइनली इनके जो मैटर्स थे वो रिजॉल्व हो गए। क्या हुआ, जो भीमराव अम्बेडकर थे वो इस बात के लिए मान गए कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, कुछ सीटें रिजर्व हो जाएगी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आईएनसी और गांधी जी को किसी को इनवाइट नहीं किया गया, मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये फरवरी 1933 में क्या हुआ कि एक बिल पास हुआ हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिन्होंने क्या किया, इन्फोर्स किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है 3 लिस्ट मतलब इसमें बताई गई है, जिसमें क्या हुआ था कि एक जो हमारी फेडरल लिस्ट होगी वो सेंटर की होगी, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंस की होगी, और एक कंकरेंट लिस्ट जो ऑफ मैटर होगी वो सेंटर और प्रोविंस दोनों की होगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1935 एक्ट का, जिसने डायरेक्टरी को टोटली मतलब रिप्लेस कर दिया, किससे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से। मतलब जो डायरेक्टरी है वो ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हमने पढ़े। तो नेक्स्ट आगे के जो मोमेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह की हर नई अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी बताया आप इसको नोट कर सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।